आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त। 15 नवंबर है जी, 15 अगस्त नहीं है। आज के दिन किसका फॉर्मेशन हुआ था? आज झारखंड का फॉर्मेशन के लिए एक लंबा आंदोलन चला था। अब देखिए, हम लोग टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और लास्ट टॉपिक हमारा आज ही के दिन शुरू हो रहा ना। ये कोई सोच के प्लानिंग नहीं था, अचानक हमको भी याद है यार, चलो आज झारखंड का स्थापना दिवस है, आज ही हम लोग कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? झारखंड आंदोलन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड आए हुए हैं, कल ही आए, काफी भव्य स्वागत हुआ उनका रांची में। तो देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले से, ये जो हमारे हीरो हैं बिरसा मुंडा, उनका जिक्र किया था लाल किले से पिछले 15 अगस्त को। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने लाल किले से यहां के आदिवासियों का जिक्र किया। दूसरी बात, वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो हम लोग पढ़े थे, बिरसा मुंडा का जन्मस्थली कहां है? उलीहातू। तो देश का पहला प्रधानमंत्री है जो उलीहातू जाने वाले हैं। आज उलीहातू जाएंगे और बिरसा मुंडा का जो किए गए कार्य है उनको क्या करेंगे? श्रद्धांजलि देंगे। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री। और जो झारखंड बना, इस झारखंड बनने में तो फाइट तो अंग्रेज काल से चल रहा था। जो हम लोग आंदोलन पढ़ रहे थे कि झारखंड की अस्मिता पे आंच आ रही थी, झारखंड के लोगों को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और कई कारणों से उनको दबाव डाला जा रहा था और उनकी स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। जब देश आजाद हुआ तो भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई। कई कारण है, हम लोग बात करेंगे। स्थिति अच्छी नहीं हुई, इसलिए जो झारखंड आंदोलन का जो चल रहा था पहले से, एक नवीन झारखंड राज्य की मांग में तब्दील हो गया। ऐसे तो देखा जाए, जब बिरसा मुंडा थे तभी उन्होंने अबुआ राज की मांग कर दी थी। अबुआ राज याद है ना? अबुआ राज मतलब अपना राज। अपना राज का मतलब क्या होता है? अपना देश, अपना स्टेट। ये तो बिरसा मुंडा का ही मांग था। तो यही चीज है आंदोलन, यानी मूवमेंट। तो मूवमेंट में हम क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले मूवमेंट जो है ये, इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय लेंगे कि परिचय में क्या क्या आ सकता है, और फिर कुछ प्लेसों का हम जिक्र भी करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है, कुछ मैप पे भी हम समझेंगे इस आंदोलन को कि कैसे आंदोलन हुआ। फिर इंडिया के मैप पे भी इसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आंदोलन के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। इन आंदोलन के पीछे क्या क्या कारण रहे। तो अलग अलग राइटरों ने अलग अलग बात की है, लेकिन हम एक राइटर के जो अभी के हिसाब से, अभी के समय से सबसे सटीक बैठता है, उसकी चर्चा पूरे डिटेल से करेंगे। ठीक है। और दूसरे राइटर की भी बात करेंगे। तो औपनिवेशिक शोषण, जैसा हम लोग जानते हैं अंग्रेज काल में क्या हुआ, झारखंडियों का शोषण हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। राजनीतिक उपेक्षा, मतलब यहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इसको सपोर्ट नहीं किया गया। जो झारखंड के लोग राजनीति में थे, यानी जो हम 1937 की ही बात कर ले, जब इलेक्शन हुआ था भारत में, उस जगह से हम इसको देखते हुए पूरा वर्ष 2000 तक देखेंगे कैसे इसको उपेक्षा की गई। एक व्यक्ति है, अभी भी है, जो बिहार के पहले मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, श्री लालू प्रसाद यादव। जब झारखंड निर्माण की बारी आई थी, उनकी सरकार थी बिहार में, उन्होंने कहा था कि झारखंड हमारी लाश पे बनेगा, यानी वो झारखंड बनने के पक्ष में नहीं थे। एक चीज होगी। और भी राजनीतिक उपेक्षा हुई ना। पंडित नेहरू जी का स्टेटमेंट के बारे में लोग बात करेंगे कि पंडित नेहरू जब मोहराबादी मैदान में आए थे, मोहराबादी मैदान कहां पे? रांची में, उन्होंने झारखंड को झारखंड बोला था। जो संबोधन होता है, उच्चारण गलत था। झारखंड को क्या बोला था? झारखंड। और झारखंड जब बोला तो लोगों ने बोला नहीं, झारखंड नहीं होता, झारखंड होता है। लेकिन उन्होंने झारखंड बोला और लोगों का डिमांड था झारखंड को क्या बनाया जाए? अलग स्टेट। उन्होंने मोहराबादी मैदान से बोला था झारखंड फारखंड कोई राज्य नहीं बनेगा। उनकी अलग सोच थी, उस सोच पे भी हम बात करेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसके पीछे कुछ तो मतलब होगा। एक प्रधानमंत्री का शब्द है। तो राजनीतिक उपेक्षा हुई है झारखंड की। असंतुलित विकास, इसको हम लोग बिहार से तुलना करेंगे। बिहार के डेटा को देखेंगे, इनकम का डेटा को देखेंगे, संसाधनों का डेटा को देखेंगे कि क्या चीज थी यहाँ पे।
उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। झारखंड कैसे पिछड़ता गया, एक सर्वे हुआ था बहुत पहले बिहार में, तो उस सर्वे के अनुसार 39 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे हुआ था कि कौन सा जिला, शिक्षा था उसमें, यातायात था उसमें, विद्युत है, परिवहन है, सब मिला करके सर्वे हुआ, जिसमें झारखंड के जो जिले थे, धनबाद छोड़ करके सब नीचे से, धनबाद भी तो बिहार में था ना, तो धनबाद की स्थिति सबसे अच्छी थी। अगर पूरे झारखंड में देखा जाए, जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा सब नीचे क्रम में, कोई 11 पे, कोई 12 पे, कोई 13 पे, तो इस प्रकार से क्रम उनको मिला था, नीचे से 11, 12, 13, समझिएगा। और जो टॉप लेवल के जो जिले आए थे उस सर्वेक्षण में, जिनकी स्थिति अच्छी थी, वो सब बिहार में अभी जो जिले हैं, गया है, पटना है, ये सब जिले अच्छी स्थिति में थे। यानी उससे भी पता चलता है कि झारखंड की स्थिति क्या थी, खराब थी, संतुलन नहीं था। जो बिहार के जिले हैं और झारखंड के जिले हैं, दोनों में संतुलन नहीं था। अगर बिहार का विकास हो रहा हो, झारखंड का विकास नहीं हो, इस जिले का विकास ना हो, इधर के लोग को राजनीतिक लाभ ना मिले, इधर के लोगों को रोजगार ना मिले, तो क्या कोई क्षेत्र उस राज्य के साथ बंधा रहना चाहेगा? तो लोग क्या करेंगे? डिमांड फॉर सेपरेशन। बाद में एक नारा भी आया था, डिमांड फॉर सेपरेशन, लड़के लेंगे झारखंड लेंगे। इस पे भी हम बात करेंगे, किसने ये नारा दिया, कैसे दिया, पूरा अच्छे से इसको समझेंगे टॉपिक को। फिर हम आगे बात करने वाले हैं नौकरी पर गैर झारखंडियों का कब्जा। यानी हमने एक टर्म पढ़ा था, याद है कौन सा? दिक्कू। यानी दिक्कू को नौकरी मिल रहा था, और जो हमारे जो झारखंड के मूल निवासी थे, मूल निवासी में आपको पता है कौन आते हैं? जनजाति भी आते हैं, और कौन आता है? सदानी आते हैं। इनको अगर जॉब भी हो रहा था ना, तो 4th कैटेगरी नौकरी और 3rd कैटेगरी नौकरी, उससे ऊपर इनको मिल नहीं रहा था, और मिल भी रहा था तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। 3rd कैटेगरी, 4th कैटेगरी। 4th कैटेगरी समझते हैं, चपरासी वगैरह की नौकरी, तो झारखंड ग्रुप डी की नौकरी, तो झारखंड के लोगों को वही नौकरी प्रोवाइड होती थी, और जो बाकी टॉप की नौकरियां थी उसमें बिहार और जो यूपी है, ये अलग स्टेट है, बंगाल है, उनके लोगों का कब्जा था। तो अब कोई पद पे बैठा हुआ, बड़े पद पे, तो क्या छोटे पद वालों को सम्मान देगा? झारखंडियों को सम्मान देगा? तो इस असंतुलन ने, इस नौकरी पर कब्जे ने झारखंडियों से उनका सम्मान भी छीन लिया था। ये भी एक कारण, हम सब कारण को डिटेल से बात करेंगे। आंदोलन को लेकर संवेदनहीनता, अभी जैसे हमने बात किया कि नेहरू जी के बारे में, झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, वो अगर ऐसे भी बोल सकते थे, झारखंड का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड का निर्माण करने का मतलब है देश के और भी टुकड़े करना, राज्यों को टुकड़े करना। अभी हमारे पास मशीनरी उतनी नहीं है कि अलग सीएम बैठाएं, अलग राज्यपाल बैठाएं, उतना हमारे पास पैसा नहीं, हम एक्सपेंस उतना खर्च नहीं कर सकते। बात तरीके से हो सकती है ना, एक अलग स्टेट बनाने के लिए तो खर्च होता है ना, उसका हाई कोर्ट बनाना होगा, उसका कोर्ट बनाना होगा, उसके लिए सारे विभाग को बैठाना होगा, सबको बजट देना होगा, तो समस्या आती है। तो बात को तरीके से भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने झारखंड फारखंड वर्ड बोला, मतलब संवेदनहीनता थी झारखंड को लेकर। इसमें हम कई टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आक्रामक एवं प्रगतिशील नेतृत्व, आक्रामक और प्रगतिशील नेतृत्व, जैसे झारखंड में कुछ लोग हो, हम लोग शुरू करेंगे मेन तो यहाँ पे आक्रामक नेतृत्व में हम लोग 3 लोगों की बात करेंगे। एक बात करेंगे शिबू सोरेन की बात करेंगे, एक बात करेंगे विनोद बिहारी महतो की, एक बात करेंगे ए.के. राय की। ए.के. राय आपके धनबाद से ही। तो इनका जो आक्रामकता था, कहीं ना कहीं काफी काम किया। इससे पहले मरांग गोम के, उनकी बात करनी है हमें, लेकिन उनका नीति ज्यादा आक्रामक नहीं था। आक्रामक नीति किनकी थी? इन लोगों की थी। झारखंड की आर्थिक नाकेबंदी इन्होंने किया था, झारखंड से कोयला उठाव तक को रोक दिया था इन्होंने, तो सरकार को सोचना पड़ा। फिर हम शुरू करेंगे, संत कोलंबस के एक विद्यार्थी थे, वहां से हमें शुरू करना है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे देखिएगा, आंदोलन के चरण, ये तो था आंदोलन के कारण। आंदोलन के चरण को हम कितने भाग में बांट रहे हैं? 7 भाग में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और सबका एक डेट है, किस डेट से किस तक हम बात करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 1913 से, तो हम स्टार्ट करेंगे संत कोलंबस पे, एक विद्यार्थी रहे बार्थोलन मेन, उनसे स्टार्ट करेंगे। उनके बाद हम धीरे धीरे जो जो संगठन बनते गए, सारे संगठन पे हम करते जाएंगे बातें, ठीक है। तो हम लास्ट में 15 नवंबर एक डेट आएगा,
यानी 14 नवंबर को रात 12 बजे, आधी रात, 14 नवंबर कंप्लीट हुआ, रात के 12 बजे डेट कौन सा आ गया, 15 नवंबर, झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। कितने नंबर का बना, 28वां। और झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ था और उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ था। तो उस समय 3 स्टेट बने थे। कौन कौन बना था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो झारखंड का नंबर कितना था, 28वां स्टेट भारत का, यानी भारत का 28वां स्टेट के रूप में झारखंड का प्रकटीकरण हुआ। अब क्यों हुआ, क्योंकि झारखंड में आंदोलन चला। झारखंड में क्या चला था, आंदोलन चला था। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। आ रहा समझ में क्या पढ़ना है, माइंड बैकअप हो गया कि हमें पढ़ना क्या है। अब देखिएगा, हम जब शुरू करने वाले हैं इस जगह से, परिचय से, इंट्रोडक्शन से झारखंड का, तो सबसे पहले समझिएगा कि झारखंड जो है का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इसके लिए आंदोलन चलाए गए, और आंदोलन जो चला औपनिवेशिक काल से लेके वर्ष 2000 तक ये आंदोलन चलता रहा। आंदोलन में कई विविधता आई। कभी आंदोलन काफी मजबूत हुआ, कभी बीच में आंदोलन क्या हुआ, सुप्त हो गया, एकदम आंदोलन शांत हो गया। लेकिन आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं रहा कि बोला जाए कि पूरे आंदोलन का एक चेहरा, क्योंकि अगर हम बात करें 1913 से लेकर वर्ष 2000 तक, क्या कोई एक चेहरा हो सकता आंदोलन का? ये तो हम 1913 की बात कर रहे हैं। उससे पहले आप बिरसा मुंडा चले जाइए, क्या कोई एक व्यक्ति आंदोलन का पूरा क्रेडिट ले सकता है? नहीं, कोई नहीं ले सकता। लेकिन एक पार्टी लेती है कि झारखंड का निर्माण अगर किसी की देन है तो बीजेपी की देन है, और ये सच्चाई भी है। पहली बार केंद्र में कोई सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रस्ताव लाया था अलग झारखंड के निर्माण का, और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही अलग स्टेट बना। अभी तक जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए, मेरे नजर में अटल बिहारी वाजपेयी एक शानदार प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें देशभक्ति से प्रेम था। वो जातिवादी व्यवस्था पे या धर्मवादी व्यवस्था पे काम नहीं करते थे। वो अपने ही मंत्री को सलाह दे देते थे, अपने ही मुख्यमंत्री को सलाह देते थे कि राजधर्म का पालन करें। वो ऐसे व्यक्ति थे। तो उन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी ने जो सोच रखी थी, इस प्रदेश को उन्होंने अपने प्रस्ताव में वनांचल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वनांचल। एक लंबी संघर्ष रही वनांचल, लेकिन यहां पे लोग झारखंड चाहते थे। नाम से कोई मतलब नहीं बनता, एक स्टेट से मतलब था। इसके पीछे मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पे चर्चा होना चाहिए। इसके पीछे मोटिव यह था कि झारखंड के जो लोग हैं, इन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा। बहुत पहले जो झारखंड था, देखिएगा थोड़ा सा, बहुत पहले जो झारखंड था, झारखंड तो मुझे इस मैप में दिख भी नहीं रहा। ये चलिए, झारखंड है, ये भी झारखंड था। ये मैं बंगाल बना रहा हूं पहले, ठीक है, मैं कुछ बना रहा हूं बंगाल। ये बंगाल था पूरा। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि झारखंड किसका पार्ट था, बंगाल का पार्ट था। बिहार भी साथ में था, उड़ीसा भी साथ में था, असम भी साथ में था। ये सारे स्टेट किसके पार्ट थे, बंगाल का। बांग्लादेश भी था, एक बहुत बड़ा स्टेट था। बाद में 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया। कब किया गया? 1912 में। तो 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो झारखंड किसके साथ आ गया? बिहार के साथ। और बाद में 1936 में फिर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, 1936 में। लेकिन अभी भी झारखंड किस में था? बिहार में था। बहुत पहले जो झारखंड का जो केंद्र था, झारखंड में जो नीतियां आती थी, वो बंगाल से बन के आती थी, कोलकाता से बन के आती थी। तो झारखंड आते आते जो काम था, जो परियोजनाएं थी, दम तोड़ देती थी। सारी परियोजना क्या होती थी? दम तोड़ देती थी। जब पटना केंद्र बना, जब पटना राजधानी बनी बिहार की, तो यहां का विकास उस समय भी नहीं हो पाया सही से। विकास नहीं हो पाने के कारण झारखंड पिछड़ने लगा। अब आप थोड़ा सा देखिए कि आपके आसपास के लोग, किसी का विकास बहुत ज्यादा हो रहा है और किसी का विकास शून्य
हो ही नहीं रहा, तो आपके दिमाग पे कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना। समझ लीजिए आपके पड़ोसी का विकास हो रहा, आज आपके पड़ोसी ने 1 साल पहले एक बाइक खरीदा, अगले साल फिर आपके पड़ोसी ने एक कार खरीदी, फिर उसके अगले साल आपके पड़ोसी ने एक शानदार फ्लैट खरीदा, अगले साल बंगला खरीदा, फिर अगले साल ऑडी ले लिया, और आप साइकिल पे थे और साइकिल पर ही, तो आपको क्या लगेगा हम पिछड़ रहे। तो पटना का विकास चरम पे था, पटना शहर बन रहा था, पाटलिपुत्र तो पहले से ही एक शहरी व्यवस्था थी, लेकिन उसका विकास बहुत तेजी से होना शुरू हुआ। साथ ही गया का विकास होना शुरू हुआ, भागलपुर का विकास शुरू हो गया। जो पटना में या जो बिहार के बड़े बड़े स्टेट हैं, जिले हैं, उनका विकास क्या हुआ, शुरू हो गया। लेकिन झारखंड के जो जिले थे, जैसे पलामू, बहुत ज्यादा पिछड़ने लगा। पलामू में सबसे बड़ी समस्या थी तो पानी की, सिंचाई की। पलामू में एक नदी पे बांध बना, बैराज बांध, लेकिन बैराज बांध से पानी पलामू को नहीं मिला, बिहार के कुछ जिलों को मिला। बिजली की समस्या झारखंड में ज्यादा थी, बिहार में कम थी। एक स्टेट पैमाना क्या था, दोहरा। और एक तो झारखंड के लोग, जो झारखंड के मूल आदिवासी थे, ये कहां पे रहते थे, जंगलों में। औपनिवेशिक काल ने इनकी व्यवस्था को तो चरमरा दिया था, हम लोग पढ़े ना, आर्थिक रूप से इनका जमीन तक छीन गया, सब कुछ छीन गया। धार्मिक रूप से कई लोग परिवर्तित होकर ईसाई बन गए थे, सामाजिक रूप से हाशिए पे थे। जो शहर में थे, धनबाद के जो लोग थे, या जो थोड़ा रांची के मेन टाउन के लोग थे, या जमशेदपुर के मेन टाउन के लोग थे, इनका विकास तो साथ में चल रहा था कुछ कुछ। लेकिन जो गांव के लोग थे, अब बात कर ले पूरा झारखंड का, अगर हम बात करें, देखिएगा इस पार्ट की, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, ये एरिया का तो एकदम विकास ही नहीं था। पूरा विकास इनका ठप था। थोड़ा सा विकास कहां दिख रहा था, इस एरिया में, थोड़ा सा विकास इस एरिया में। क्यों, यहाँ पे मिनरल्स थे, खनिज थे। तो जहां जहां झारखंड में खनिज थे, वहां वहां विकास दिखा, और जिस जगह पे खनिज नहीं था, वहां पे विकास नहीं दिखा। जो खेती वाले क्षेत्र थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए, लोग भूखमरी के कगार पे थे। यही एक वजह था झारखंड की मांग की। और दूसरी चीज है, हम परिचय देख रहे हैं झारखंड का भी। दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो लोग पढ़ने लगे, शिक्षित होने लगे अपने काल से ही, वो अपने लोगों का दर्द को समझने लगे। वे समझ चुके थे कि झारखंड का अगर निर्माण होगा, तो झारखंड के सेंटर में अगर कोई बैठेगा, तो कोई झारखंड का व्यक्ति बैठेगा, और जब कोई अपना व्यक्ति बैठेगा, तो हमारे राज्य का विकास होगा। और विकास कहां तक जाएगा, घर घर तक विकास जाएगा। इस चीज को लेकर के लोगों को समझ में आ गया कि अलग झारखंड के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। जब तक अलग झारखंड नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा राज्य का विकास नहीं होगा, हमारे लोगों का विकास नहीं होगा, और हम इसी तरह से आर्थिक रूप से क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। जब ये चीज किसी के मन में बैठ जाए, घर बना ले, तो उसके पास एक ही काम बच गया कि समय बीतते जाए, भले आंदोलन अपना चेहरा बदल ले। आंदोलन क्या कर सकता है, चेहरा बदल सकता है, लेकिन जो मोटिव है, मोटिव क्या है, अलग राज्य का निर्माण। इसको लेकर के कई तर्क दिए गए, सकारात्मक, और कुछ लोगों ने नकारात्मक तथ्य भी दिए। तो जब हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तब हम बात करेंगे सकारात्मक तथ्य पे और नकारात्मक तथ्य पे। कुछ लोग क्यों चाहते थे झारखंड नहीं बने, और कुछ लोग क्यों चाहते थे झारखंड बने। तो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड, हम अंततः लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पे शुरू करते हैं कारण से। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, तो हम इस पे आज कारण से बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, कारण में पहला क्या है, औपनिवेशिक कारण। लेकिन उस पर थोड़ा सा बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति हैं जो झारखंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका नाम है शैलेंद्र महतो। ठीक है,
तो शैलेंद्र महतो के बारे में हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कारण बताया है कि झारखंड अलग राज्य की डिमांड क्यों हुई। अब जाकर के आप पढ़ोगे इस बुक्स जो मार्केट में है, चाहे कोई भी मार्केट में बुक, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो हो सकता मार्केट में ये जाए, तो किसी भी पब्लिकेशन का बुराई करना शोभा नहीं देता। सारे बुक्स जो हैं, जो T20 खेलते हैं ना मैच, और एक होता है टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच आपका क्या हो गया, मेंस, और T20 मैच क्या हो गया, पीटी हो गया। तो सारे बुक्स सिर्फ T20 के लिए। कोई भी ऐसा बुक नहीं है मार्केट में जो बड़े बड़े पब्लिशर्स बेच रहे हैं जिसको कहा जाए कि एक मेंस के लिए अच्छी बुक हो, नहीं। तो T20 बुक से आपको मेंस नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको ये सब जिक्र मिलेगा नहीं, जितना भी मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, नहीं मिलेगा। मैं नोट्स दे दूंगा, उसी नोट्स से आपको काम करना पूरी मेंस का। और एक बार फिर से अलग से हम पीटी पे भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें हम पीटी में T20 के टाइप पे हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा बात करें तो ये क्लास 3 दिन 4 दिन चल जाएगा, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जाना, हम लोग मुख्य तथ्यों पे बात करने वाले। तो हमने बात किया शैलेंद्र महतो का। क्या थे ये, सांसद थे। इन्होंने अपने तरीके से झारखंड का अध्ययन किया, झारखंड के समझा, और इन्होंने कुछ तथ्य पेश किए कि झारखंड बनने का कारण क्या है। इन्होंने जो एक तथ्य बोला, बिहार मंत्रिमंडल में झारखंड के प्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई। बिहार मंत्रिमंडल में, बिहार का जो मंत्रिमंडल बना, इनका सीधा आरोप था 1937 की। हमने मॉडर्न इंडिया में एक टॉपिक पढ़ा था कि 1937 में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में कांग्रेस ने मैक्सिमम स्टेट में, राज्यों में क्या बनाया था, अपनी सरकार बनाई थी, पढ़ा था ना, अधिकतर राज्यों में। जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उस समय बिहार और झारखंड क्या था, एक में था। तो झारखंड से जो लोग थे, किसी को भी उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस समय, उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। पद का नाम क्या होता था, प्रधानमंत्री। जो स्टेट में भी अब सीएम देखते हैं ना, उस समय स्टेट में क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री, यानी उसी को बाद में क्या बोला गया, सीएम। तो जो उस समय सीएम थे कृष्ण कुमार सिंह, झारखंड जो एरिया आप देख रहे हैं, जो पूरा झारखंड है हमारे पास, ये पूरा जो जितने जिले हैं, किसी भी एक व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इस पूरे जितने भी जिले हैं, 24 जिले ना अभी, इन 24 जिलों से एक भी व्यक्ति उनके मंत्रिमंडल में नहीं था। तो क्या कोई मंत्री इस क्षेत्र में विकास करने की सोचेगा? तो उन्होंने एक वजह गिनाया है कि 1937 में किसी को भी इसमें जगह नहीं दिया गया। एक वजह, एक किसने बोला है, शैलेंद्र महतो। ये हम अलग से चर्चा कर रहे हैं। आपको अगर कोट करके लिखना रहे तो आप कोट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लोग समझेंगे कि आपको ज्यादा जानकारी है। दूसरी बात है, प्रमुख पद जो थे यहाँ पे, जो A1 क्लास के जॉब थे, A2 क्लास के जो जॉब थे, उस पर झारखंडियों का बहाली नहीं हुआ करती, कोई भी झारखंड बहाल नहीं होता। तो ये भी समस्या थी। अगर एक व्यक्ति, समझिए एक झारखंडी व्यक्ति पढ़ लिख करके एक डीसी बन जाए किसी जिले का, सिमडेगा का, गुमला का, संथाल परगना क्षेत्र में, या उसका आयुक्त बन जाए, कमिश्नर बन जाए, उस व्यक्ति को पता है कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है, वह व्यक्ति उस क्षेत्र पे अच्छे से काम कर सकता है। सपोज दैट सुमन है या अंबिका है बैठी हुई है, इनके घर में क्या समस्या है और इनको सॉल्व करने के लिए दे दे इनके घर की समस्या, या बोल दिया जाए कि इनके घर के समस्या को रेखा सॉल्व करेगी, कौन बेहतर सॉल्व कर पाएगा? जिसका घर है। रेखा तो नहीं कर पाएगी। तो जो पद पे बैठे हैं वही लोग तो पॉलिसी बनाते हैं ना, और पॉलिसी बना करके विधानसभा को भेजते हैं या सेंटर को भेजते हैं। जब सेंटर को पॉलिसी बना के भेजेंगे उसी प्रकार से तो काम होगा। यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं था किसी भी चीज में, तो यहाँ के लोगों को कैसे मिलेगा कोई चीज? एक कारण उन्होंने बताया कि जो बड़े पद थे, बड़े पदों पे गैर झारखंडी यानी दिकुओं का क्या था, कब्जा था। तो दिकु सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि हमारा विकास कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़े। एक कारण किसने बताया? शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो ने तीसरा कारण बताया, भौतिक संपदा जो थी यहाँ पे
उस पे गैर झारखंडियों का कब्जा था। भौतिक संपदा समझ रहे, खनिज, इस पे किसका कब्जा था? गैर झारखंडियों का। जैसे पहले जो खदान होते थे ना, वो प्राइवेट होते थे। जैसे अभी आप कोयला निकालने का कंपनी आप क्या देख रहे हैं? बीसीसीएल को। पहले बीसीसीएल नहीं हुआ करती थी। ये तो बहुत बात में इंदिरा गांधी के टाइम में बीसीसीएल कोल इंडिया का गठन हुआ, सबको सरकारी बना दिया गया। उससे पहले क्या होता था कि जो कोयले निकलते थे या कहीं लोहा निकल रहा, कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसे मिल गया कि आपको कोयला निकालना, लोहा, उसने क्या किया? संसाधन पे कब्जा कर लिया। अब जो भी उसमें भी लो कैटेगरी पे है, कोयला काटना है, मजदूर झारखंड का रख लो, लेकिन जो हिसाब किताब करना है, जो अटेंडेंस बनाना है, वो कौन रहेंगे? बाहर के लोग। ये भी एक समस्या थी। बहुत अच्छा बात बोला शैलेंद्र महतो ने। एक कारण उन्होंने बताया विस्थापन। झारखंड में कोयला प्रोजेक्ट बना, झारखंड में लोहा प्रोजेक्ट बना, झारखंड में कई जगह अलग अलग जैसे मिनरल्स हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर इन सब चीज को निकालना है तो वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा। लोगों को उनके घर से हटाना ही विस्थापन कहलाता है। उनको क्या कर रहे हैं? उनके घर से हटा दे रहे हैं। यह है विस्थापन। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका होगा? झारखंडियों का। उनके जंगल गए, उनके जमीन गए, और सरकार की एक नीति है कि हटाते हैं तो क्या देती है? मुआवजा। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, फिर भी मुआवजा सही से क्लियर नहीं होता था। और मुआवजा भी लेना है तो बाबुओं का चक्कर काटना पड़ेगा, बाबुओं को खिलाना पड़ेगा, और जब तक खिलाइएगा नहीं तब तक आपका मुआवजा नहीं मिलेगा। कई डैम बने आजादी के बाद, कई डैम बने। यहाँ पे मैथन डैम है, पंचेत डैम है। इन डैम को बनाने के लिए जो लोग वहां गांव के लोग थे, आप तब घूम के आते हो ना, देखते हो ना कि पानी ही पानी है, नहीं था ना ऐसा। डैम बना तब ना पानी हुआ है। तो जितने दूर में आप डैम को देख रहे हो ना, वहां पे गांव था, लोग बसते थे, उनको उस जगह से हटाया गया। मैथन डैम में जब लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया था, मैथन के आसपास के लोगों ने नग्न पानी में खड़ा होकर प्रदर्शन किया है। ये धनबाद की बात बता रहा हूं। इसको बोलते हैं विस्थापन। अभी आप चले जाओ कोलफील्ड एरिया में, बड़े बड़े खदान दिखेंगे आपको, कोयला निकालने वाला। कभी उस जगह पे घर हुआ करता था, आज उनको हटा करके विस्थापन करके सही से पुनर्वास भी नहीं। योजना तो है पुनर्वास की, सरकार ने तो सब ला के रखी है, लेकिन धरातल पे जो लोग ऑफिसर हैं, क्या पुनर्वास को सही तरीके से कर पाते हैं? नहीं। तो शैलेंद्र महतो जी ने एक कारण यह भी बताया था कि पुनर्वास एक बड़ी समस्या थी। ठीक है। अगला कारण, झारखंड के अस्मिता पे संकट। झारखंड की जो अस्मिता थी, झारखंड के जो लोग थे, जो अपना धार्मिक पहचान बनाए हुए थे, इस पे ही संकट आ गया था। सरना धर्म को विलुप्त करने का एक साजिश भी चला था। ये गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, इनको ईसाई बना दो और अपने धर्म में ले आओ। दो धर्म में प्रचार का महत्व बहुत ज्यादा है, इस्लाम में और ईसाइयत में। दोनों का केंद्र जो शुरुआत हुआ, दोनों धर्म की शुरुआत हुई है यरूशलेम के आसपास से, सऊदी अरबिया के आसपास से दोनों धर्म का शुरुआत हुआ, दोनों जगह आपस में। एक धर्म निकल करके पूरा नॉर्थ अमेरिका जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं उसमें फैल गया ईसाइयत। पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ईसाइयत फैल गया। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में इस्लाम ने अपना कब्जा किया, और मिडिल से लेकर साउथ पार्ट में अफ्रीका का किसने कब्जा किया? ईसाइयत ने कब्जा किया। अरबिया से लेकर के मिडिल ईस्ट एशिया जो है, आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तक, किसका कब्जा हुआ? इस्लाम का, प्रचार के बदौलत। तो एक होड़ मची थी ईसाइयत को बढ़ाने का, ईसाइयत इस्लाम, एक होड़ मची थी प्रचार के महत्व से, पैसा खर्च करके। तो पैसा खर्च करने में सबसे आगे कौन था? ईसाइयत। ईसाइयों को झारखंड एक ऐसा स्टेट दिखा जहां पे लोगों में समझ कम थी, एजुकेशन रेट समझिए शून्य के बराबर था, कहीं नहीं सकते एजुकेशन उस समय, और गरीबी तो चरम पे।
तो उन्हें अपना ये जगह दिखा कि सरना धर्म के लोगों को आसानी से ढला गया, और ढले हैं लोग। रांची के आसपास जो ईसाई लोग दिखते हैं आपको ज्यादातर, या तो इनके फादर हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, दोनों में से कुछ थे, और दोनों को क्या किया गया, उनको कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, ईसाई बनाया गया। गोवा को आप देख लीजिए, पुर्तगाल का कब्जा रहा, आज गोवा में मैक्सिमम आबादी किसकी है, ईसाइयों की। तो जहां पे गए उस एरिया का, उस राज्य के अस्मिता पे संकट डाल दिया, उसकी धार्मिक पहचान पे संकट डाल दिया। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा किसी का। इन्होंने एक बताया है, झारखंड के संस्कृति, जो झारखंड का अपना कल्चर है, कितना शानदार कल्चर है, देखे होंगे। जब झारखंड के लोग अपने कल्चर को मनाते हैं ना, उनका ड्रेसअप देख करके दिल खुश हो जाता है। बाल में फूल वगैरह, ड्रेस, कितने अभी फेस्टिवल भी था कर्मा, कितना शानदार तरीके से लोग रेडी होता है, शानदार तरीके से घूमता है, कल्चर जो मनाते हैं, एक अपना कल्चर है इनका, जो भी फेस्टिवल। और झारखंड के कल्चर पे जब बंगाल में था तो बंगालियों का कब्जा हुआ, बिहारियों का छाप पड़ गया, उड़ीसा के लोगों का छाप पड़ गया। तो यहाँ की संस्कृति पे भी क्या हो रही थी, हास हो रही थी। ये सब कारण शैलेंद्र महतो जो सांसद रहे हैं उन्होंने बताया, मैंने अभी उनका डिफाइन किया। हम आएंगे, जो हमने कारण लिखा है, ये जो कारण हमने लिखा, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, कारण क्या। मे भी आज हमारा क्लास पूरे कारण पे ही खत्म हो जाए, चरण पे पहुंचना ही मुश्किल होगा। देखिएगा, छापना या लिखना कोई बड़ा चीज नहीं होता, कोई बड़ा चीज नहीं होता। चीज होती है कि समझे हम क्या। अगर आप समझ लोगे ना, तो आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डेट वगैरह चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चाहिए। आप क्या करोगे, माइंड में रहेगा, आप सब लिख दोगे। और चीजें माइंड में रहने पे क्या होता है ना, आपकी राइटिंग स्पीड तेज हो जाती है। कुछ चीज सोच के लिखना, याद करके लिखना, तो याद करके लिख रहे हैं तो धीरे धीरे चीजें आ रही है, तो धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे। अगर पहले से यहां बैठा हुआ है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी। इसलिए समझिए चीजों। अब एक व्यक्ति और है, प्रोफेसर अमर कुमार सिंह, उन्होंने भी कुछ कारण बताए, और हम ये जो कारण बात करने वाले हैं, ये सारा चीज, ये पद्मश्री बलबीर दत्त ने जो कारण दिए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले। ये कारण किसका है सब, पद्मश्री बलबीर दत्त का, बात करेंगे उस पर विस्तार से। लेकिन अभी और लोगों ने भी कारण दिया ना, उस पर हम बात कर लेते हैं। बलबीर दत्त, ठीक है। थोड़ा सा पानी मांग के ले आइए, है पानी है, बोलने से मुंह सूख रहा है। मैं सुबह 6 बजे घर से निकला, यहां पहुंचा वो लेट से, लेकिन सुबह 6 बजे निकल गया था। चलिए देखिएगा, अमर कुमार सिंह ने बोला, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ हुए आंदोलन का परिणाम है। इन्हें उपनिवेश के बारे में बताया। क्या कहा, उपनिवेश ने झारखंडियों का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण, राजनीतिक शोषण सब किया। वो लोग टूट चुके थे, इसलिए वो अपना अबुआ राज चाहते थे, इनका ये कहना। इन्होंने एक कारण और दिया, झारखंड का संतुलित विकास ना होना। बिहार का विकास हो रहा था, झारखंड का विकास नहीं हो रहा था, एक असंतुलन आया, इसके कारण इस आंदोलन ने डिमांड किया। एक कार्य इन्होंने बताया है विस्थापन, जो अभी हमने बात किया। तो कॉमन है, असंतुलन कॉमन है और विस्थापन कॉमन है, ये सबने इस बात को किया। लेकिन हमारे लिए सबसे अभी के समय में हम क्या लिखें अपने नोट्स में, आप पूर्व सांसद जी का कोट कर सकते हैं नोट्स में, कॉपी में, आंसर राइटिंग में। प्रोफेसर अमर कुमार सिंह को आप कोट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लाइन कोट करके, फिर अभी के कारण को आप लिख सकते हैं कि बलबीर दत्त के अनुसार जो समयचीन कारण है, जो अभी के कारण है, ये सब कारण अभी के हैं। तो बलबीर जो दत्त हैं, इनको पद्मश्री मिला हुआ। अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिला हुआ तो उस व्यक्ति ने कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो काम किया होगा। देखिएगा, इन्होंने पहला कारण बताया है, अब हमारा शुरू हो रहा है यहां से। क्या बताया इन्होंने, औपनिवेशिक कारण। अब यहां से हम चर्चा करते जाएंगे जो आपको लिखना है, अभी लिखना नहीं है, मतलब जो आपको कॉपी में लिखना है। उपनिवेश को समझिए सबसे पहले, उपनिवेश पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि
जब वार हुआ, 2 वार, एक 1757 में, एक कब हुआ था? 1757। कौन सा वार था? बैटल ऑफ प्लासी। और 1764 में कौन सा वार हुआ था? बक्सर। इन 2 वार ने ये डिसाइड कर दिया कि भारत में अब राज कौन करेगा? तो ब्रिटिश राज करेगी। और ब्रिटिश की तरफ से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और एक संधि होती है जिसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि से पूरे बंगाल पे किसका कब्जा हो गया? ब्रिटिश का। और बंगाल में ही कौन था? हमारा झारखंड, हमारा बिहार, उड़ीसा सब बंगाल में थे। यानी अगर झारखंड में अगर ये लोग आएंगे, अब समझिएगा, झारखंड में अगर ये लोग आते हैं, जब इन्होंने पूरा टैक्स का सिस्टम ले लिया कि बंगाल में पूरा टैक्स सिस्टम किसका हो गया? ब्रिटिश का। तो झारखंड से भी तो पैसा लेने आएंगे, ये कमाने ही आए थे। तो अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में होता है, हम पढ़ा चुके हैं। कब हुआ था पहली बार? 1767। कहां से हुआ था? सिंहभूम से। सिंहभूम से 1767 में सिंहभूम के रास्ते अंग्रेज भारत में, झारखंड में पहली बार आते। अब इन्होंने क्या किया था? झारखंड को जो नीतियां बन रही थी बंगाल से बन रही थी। ये जो भी नीति ला रहे थे पूरे बंगाल के लिए ला रहे थे, लेकिन बंगाल का जो कल्चर था, बंगाल का जो सिस्टम था, वो काफी डिफरेंट था आदिवासियों के सिस्टम से। आदिवासियों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी, अलग अलग व्यवस्था। देखिएगा किसी में ढोकलो सोहोर पढ़े ना, अलग अलग व्यवस्था थी। मुंडा मान की व्यवस्था, माझी परगनेत व्यवस्था, उनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी। मतलब आप लोग क्लास में नहीं थे, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है कि उनका कोर्ट, उनका न्याय आपस में हो जाता था, गांव में हो जाता था, या कुछ गांव मिलाकर जो सिस्टम था टॉप पे था, वो मिलकर के आपस के चीजों को सॉल्व कर लेते थे। जमीन का विवाद हो, घरेलू विवाद हो, आपस में मारपीट की बात हो, आपस में ही सब कुछ कर लेते थे। और इस तरीके से चीजें चली आ रही थी। लेकिन अंग्रेज का प्रवेश हुआ तो अंग्रेज ने अपनी अदालतें लाई। दीवानी अदालत, क्रिमिनल अदालत, फौजदारी अदालत, इन्होंने अपनी अदालत लाई। अब इनका जो डिसीजन आपस में निर्णय हो जाता था, अब इनका निर्णय कौन करेगा? अदालत करेगी। और अदालत इनके घर से काफी दूर होती थी, और जो यातायात के साधन थे अच्छे नहीं थे। अभी मैं धनबाद की बात कर रहा हूं। हम लोग धनबाद निकलते हैं तो लगता है कितना सिस्टमेटिक धनबाद है। जिधर जाइए ऑटो, हर 1 मिनट पे ऑटो खड़ी है। आप खड़े हैं, ऑटो 1 मिनट पे ऑटो आ जाती है ना, देर लगती है ना। हर घर में बाइक है। मैं हाल ही में बलियापुर गया हुआ था, 2-2:30 बजे रात में। मैं बलियापुर से क्रॉस कर रहा था, बलियापुर से करिया सोल का जो रास्ता है उधर से आ रहा था। मैंने जितने लोग देखे बाइक से नहीं देखे, सबको साइकिल से देखा, सबको साइकिल से देखा। अब गोविंदपुर पहुंचिए, मेन रोड छोड़िए, गांव जाइए, सब साइकिल पे मिलेंगे अभी भी। तो चाची जाइए, टुंडी जाइए, सब अभी भी साइकिल पे मिलेंगे। आप देखिए विकास का दोहरापन यहीं पे, डबल स्टैंडर्ड है धनबाद में विकास का। गांव के लोग अभी भी साइकिल पर है और शहर के लोग ऑडी पे चल रहे, टू व्हीलर पे चल रहे। वही हाल था, बिहार तरक्की में था और झारखंड क्या था? दोहरापन था। और दोहरापन देने का सबसे बड़ा योगदान किसका है? अंग्रेजों का, उपनिवेश का। झारखंड के लोगों को इन्होंने शोषण करना शुरू किया। झारखंड के लोग अपनी भूमि जंगलों को साफ करके बनाते थे, जिसको खुटकट्टी व्यवस्था कहा गया था, खुटकट्टी जमीन। और उस पर लगान नाम का चीज नहीं होता था, टैक्स नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे ही पूरे झारखंड को अपने कब्जे में लिया, उन्होंने टैक्स आरोपित कर दिया। इन्होंने झारखंड में एक एक्ट लाया जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अस्थायी बंदोबस्त। 1793 की बात है। सब चीज तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब झारखंड आंदोलन को समझना तो डिस्कस तो करना पड़ेगा ना। 1793 में झारखंड में इनके जमीन के ऊपर एक पहरेदार बैठा दिया गया जिसको बोलते थे लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। अब जमींदार क्या करेंगे? इनसे टैक्स लेकर के
ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। और टैक्स का एक सिस्टम रख दिया कि इतना टैक्स देना है, मौसम कैसा भी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, खेती हो न हो या आपकी अच्छी खेती हो, आपको टैक्स देना है। इस सिस्टम ने क्या किया, भारत में आप देखते हैं एल नीनो इफेक्ट आप लोग पढ़े ना, हर 4 साल पे मौसम खराब हो जाती है, बारिश कम होते हैं, सूखा पड़ता है। अब लोगों को तो पता नहीं था ज्यादा उस समय, और जिस वर्ष बारिश नहीं हुई या जिस वर्ष बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई, खेती होगी नहीं, उस वर्ष एक कर्ज के जाल में फंसना तय था इनका। और कर्ज ऐसा वैसा नहीं, काफी हैवी, जो 1 पीढ़ी से 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी चली जाए, जमीन बिक जाए, फिर भी कर्ज न चुके। इस व्यवस्था ने मनी लेंडर्स को पैदा किया, साहूकार, वो जो कर्ज पे सूद पे पैसा देते थे, वो लोग का जन्म हो गया। और इन्होंने मिलकर, ये सब कौन थे, सब दिक्कू थे। अंग्रेजों ने दिक्कुओं का प्रवेश कराया, खुद तो आए ही, साथ में किसको लाए, दिक्कू को। टैक्स लेना है दिक्कू लेंगे, जज बनेंगे या कोर्ट में कोई पेशकार बनेंगे, कुछ बनेंगे, जज तो वही ब्रिटिश वाले रहते थे, लेकिन कोर्ट में जो सारे लोग होते थे वो कौन होते थे, दिक्कू होते थे। तो इनको न्याय नहीं मिलता था। वो मूवी सुने हैं ना सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न्याय नहीं मिलता। तो इनको भी तारीख पे तारीख मिलती थी और कोर्ट जाना होता था, यातायात की सुविधा नहीं थी, कैसे कोर्ट जाती है लोग, लास्ट में थक हार के नहीं जाते थे। केस अगर जीत सके तो जाए ना। हमें पता है कुछ रिजल्ट देखने के बाद कि हमारे निश्चित हार है। अभी आपको पता चल जाए कि आपका निश्चित सिलेक्शन नहीं है, कितने लोग पढ़िएगा, कितने लोग पढ़िएगा, कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। पता है कि हम मेहनत करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप इस विश्वास में पढ़ रहे हो। नहीं तो आदमी जब निश्चित हो जाए 100% कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ेगा कोई। हमें पता चल जाए कि निश्चित है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो हम क्यों पढ़ाएंगे आपको, नहीं पढ़ाएंगे, आप भी नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है, उम्मीद है कि मेरे मेहनत करने से जब दूसरे कोई मेहनत करके ले रहा है तो हम भी ले सकते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जिसको चाहेगा उसको नौकरी हो, अंग्रेज जिसको चाहेगा उसको इंसाफ होगा, ऐसा तो नहीं। ये भारत का संविधान है, ये लोकतंत्र है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो लोकतंत्र में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। उस समय लोकतंत्र था नहीं, उस समय राजतंत्र था, उस समय कंपनी तंत्र था। कंपनी जैसे चाहती थी अपनी नीति लाती थी, एक गरीब व्यक्तियों का, झारखंडियों का शोषण कर रही थी। उनके शोषण से इनका जमीन बिक गया, इनका घर छूट गया, जंगल पे इनकी निर्भरता थी, उसके लिए भी जंगल कानून लाकर 1818 ईस्वी में वो जंगल से भी इनका हक छीन लिया। जंगल से फल फूल खा सकते थे, बेच सकते थे, दातून की लकड़ियां काट के बेच सकते थे, जलावन के लिए घर में लकड़ी ले जाते थे, सारा राइट इनका छीन गया। अब बताइए कोई किसी के साथ इतना बेरहम हो सकता है? तो जब फिर से वही सवाल उठता है कि जब किसी के साथ कोई इतना बेरहम होगा, वो बेरहम का शिकार होने से अच्छा है एक बार लड़ लो। कोई मेरे ऊपर डेली 4 कोड़ा मारे और मैं 4 कोड़ा खाऊं, कल भी मारे, परसों भी मारे, मुझे पता है कि कोड़ा खाते खाते एक दिन अंततः मुझे मर जाना है। जब मुझे पता है कि कोड़ा खाते खाते अंततः मैं एक दिन मर जाऊंगा, तो मौत तो उस समय भी है, क्यों ना अभी लड़के मर जाए। तो झारखंड के लोगों ने समय समय पे आंदोलन करके बता दिया कि हमें क्या चाहिए, अपना स्टेट। और उसमें बिरसा मुंडा, जिनका आज जन्मदिन है, आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जन्मदिन है ना 15 नवंबर, उन्होंने पहली बार संगठित रूप से ढंग से एक हिंसक आंदोलन करके अबुआ राज की मांग कर दी थी। अपना राज, अबुआ राज ही सूत्रधार हुआ झारखंड आंदोलन का। सूत्रधार बनता है ना कुछ, तो अबुआ राज ही झारखंड आंदोलन का सूत्रधार बना, जिसको लास्ट में बीजेपी ने एक आंदोलन को एक स्टेट के रूप में बदल दिया। तो बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है, बात करेंगे उस पर। आगे देखिएगा, औपनिवेशिक कारण में एक धार्मिक कारण भी थे। धर्म के नाम पे
लोगों को क्या किया जा रहा था, परिवर्तित ईसाई में बना रहे थे। तो ये तो अपनी अस्मिता को खो रहे थे, अपना जो पूर्वजों का जो इनका धर्म था उसको खो रहे थे। आज मैं हिंदू हूं बाई बर्थ, मुझे कोई ईसाई बनाए मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे कोई मुस्लिम बनाए मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, या कोई मुस्लिम है उसको कोई हिंदू ईसाई बनाए बर्दाश्त नहीं करेगा। सबका अपना धर्म है ना जी। हमने जब जन्म लिया हमने एक विशिष्ट पद्धति को माना, हमारे जन्म के साथ ही मिठाइयां बटी, गणेश का पूजा हुआ, लक्ष्मी पूजा हुआ, या कुछ भी हुआ, किसी का छठियारी हुआ, किसी का सतैसा हुआ। तो हमारा धर्म, हम बचपन से जुड़ गए। हम जब मां के कोख में जब पलते होते हैं उस समय हमारा नाम तय हो जाता है। हम लोगों का होता है कि नहीं होता नाम तय? माँ पापा नाम सोच लेते हैं, ज्यादातर मौसिया नाम सोच के रखती है, वही नाम पड़ता है। पापा भी, मम्मी भी मजबूर, मेरी बहन बोल रही है, पापा तो ऐसे भी खुश, मेरी साली बोल रही है नाम देने के लिए, तो ज्यादा नाम तो मौसी का रखा हुआ रहता है ना। तो निक नेम तो मौसी का मिलेगा, एक नाम और कोई रख दिया, एक नाम मौसी जरूर रख देगी जिसको निक नेम बोलते हैं, कोई भी अलग नाम। अब शोषण का तो एक लेवल होता है, और शोषण का लेवल टूटेगा तो क्या होगा? आपके दिमाग का बत्ती गुल होगा और आप क्या करेंगे? पागलपन दिखाएंगे। तो झारखंड में कई बार उलगुलान हो चुका, बत्ती उनको धार्मिक एंगल से उनको तोड़ा जा रहा था। आपने बिरसा मुंडा की कहानी पढ़ी थी कि बिरसा मुंडा जब पढ़ रहे थे चाईबासा में, तो चाईबासा में पढ़ते हुए बिरसा मुंडा का क्या हुआ? चाय नहीं पिएंगे, कॉफी लाइएगा तो पिएंगे। बिरसा मुंडा का जब बचपन में एक मिशनरी स्कूल में नाम लिखाया गया, वहां पे क्या सिखाया जाता था उनको? ईसाई धर्म बेस्ट है, अपने जगह पे जरूर बेस्ट है, नो डाउट। इस्लाम अपनी जगह पे बेस्ट है, नो डाउट। हिंदू अपनी जगह पे बेस्ट है, सनातन, नो डाउट। लेकिन एक हिंदू को बताना कि आपका धर्म बेस्ट नहीं है, एक इस्लामिक व्यक्ति को बताना कि आपका धर्म बेस्ट नहीं है, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? ईसाइयत है, ये गलत है। आपका धर्म जरूर बेस्ट होगा, बट हमारा धर्म भी बेस्ट है। हमने सीखा बचपन से। अभी दुर्गा पूजा है, दिवाली है, अभी तो ढेर सारा पूजा, आज भी कोई पूजा है शायद, गोवर्धन पूजा। अच्छा भाई दूज है, कल गोवर्धन था ना, चलिए आज भी एक पूजा है, फिर छठ है। ये तो फेस्टिव मंथ चल रहा। अभी इस्लाम में उनका लगन वाला महीना चल रहा, काफी विवाह हो रहा, तो सबका तो कुछ ना कुछ है। हो रहा ना विवाह? हुआ आपका? नहीं हुआ, चलिए बात हो रहा। कहाँ कहाँ लगा बता दीजिए। अच्छा, अली वाला से तुम शादी कर रहा, इसलिए अली गम में नहीं आया। चलिए, बड़ा अच्छा दोस्ती है, घुमाए वो शादी करे तुम। ऐसा होता है? हो रहा ना? चलिए देखो अभिषेक, कुछ सीखो। विकास घुमाए तुम शादी कर लेना, अभिषेक विकास घुमाए तुम शादी कर लेना, क्या? चलिए कोई बात नहीं है, होता है। अब देखिएगा, धार्मिक रूप से हम बिरसा मुंडा को सिखाया गया ना, बिरसा मुंडा ने उस पादरी को जवाब दे करके स्कूल छोड़ दिया और आकर के अपने धर्म में वैष्णव धर्म की शिक्षा ली, ज्ञान लिया और आगे बढ़ा, और अपने आप को उन्होंने भगवान साबित किया, भगवान बताया कि मैं अवतार हूं भगवान का, एक पैगंबर, और अपनी लड़ाई लड़ी, एक मास मोबिलाइजर बने, ये काम उन्होंने किया। तो आपको समझ में आ रहा है कि धार्मिक रूप से कितना परिवर्तित किया जा रहा था। जब बिरसा मुंडा को नहीं छोड़ा गया तो सोचिए किसको छोड़ा जाए। ये चीज आदिवासियों के मन में, सदानियों के मन में ये बैठ चुका था कि हम ये जाते जाते हमारे धर्म को क्या करेंगे, पूरी तरह से बदल देंगे, पूरी तरह से बदल देंगे। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में शेख, पठान और खान एक ही होते हैं,
शेख पठान खान, हुसैन हुसैन नहीं, नहीं अंसारी नहीं, अंसारी बात करो, एक और सैयद, और जो ये लोग आए थे आपका अकबर वगैरह मुगल, इनकी संख्या भारत में पूरे मुस्लिम में लगभग 5% है। मैंने जितने का नाम लिया 5% के आसपास है। और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यही भारत में ओरिजिनल मुसलमान है, जो बाहर से आए। और ये अपना जो परिवार इनका चल रहा है, ये बाहरी मुसलमान है, जो झारखंड में आकर के, भारत में आकर के बसे। बाकी बात ऐसा तथ्य लिखते हैं, मैं किसी धर्म पे कमेंट कभी करता हूं नहीं। अभी एक शो में विकास सर ने भी इस बात को रखा कि जो 95% मुसलमान है भारत में, इनका परिवार कभी हिंदू हुआ करता था। तो जिस प्रकार झारखंड में दबाव में ईसाइयत को अपनाया गया, बहुत पहले उन चारों मुस्लिम को छोड़ करके लोगों ने इस्लाम को अपनाया। और आज भी जो आपका राजस्थान के आसपास जो मुस्लिम लोग हैं, उनका स्टेटमेंट खुद है कि मैं बहुत पहले, हमारे पूर्वज, आज से 4 या 5 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज जो थे हिंदू थे, चौहान फैमिली से आते थे। लेकिन दबाव में जब कत्लेआम हुआ, जिंदा रहना है तो धर्म परिवर्तित करना पड़ा, तो हमने अपने धर्म को परिवर्तित किया। इस पर के ऐतिहासिक तथ्य आते हैं। तो धर्म को बदली करना, जीवन जब जा रहा हो तब तो धर्म बदली करना कोई गलत चीज नहीं है। और क्या है धर्म? क्या है? एक पद्धति है, जिस पद्धति को आप मानते हो, विशिष्ट पूजा पद्धति, चाहे इस्लामिक हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे कोई भी हो, इसी में लोगों को चलना है, अपने जीवन को पूरा करना है। परम ब्रह्म तो एक ही है, परम ईश्वर तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही, जो भी ऊपर बैठा कोई एक ही है। हम दूसरे माध्यम से, हम गणेश जी के माध्यम से, शंकर जी के माध्यम से, पैगंबर के माध्यम से, अल्लाह के माध्यम से, और ईसाइयत के माध्यम से हम कहां पहुंच रहे हैं? एक ही जगह पे, जो गॉड एक है, ये कहा जाता है। तो जो अपना धर्म पे विश्वास करता है, उसके धर्म को तोड़ करके उसको बदलना, ये क्या है? ये क्या है? साजिश है। तो झारखंड में क्या चल रहा था? ब्रिटिशों का क्या चल रहा था? एक साजिश चल रहा था। इस साजिश के तहत लोगों को क्या किया गया? तैयार किया गया। कुड़न होगी ना। अभी सूरज आपको बोल दिया जाए कि आप अपना धर्म बदल लो, आप पहले कुछ फेंक के हमको मारोगे, जरूर मारोगे। मैं पढ़ा रहा हूं, उसका मतलब क्या? मैं आपका धर्म थोड़ी बदली करा सकता हूं। मैं यहाँ पे थोड़े कोई मिशनरी से आया हूं, या कोई मदरसा से आया हूं, या कोई मठ से आया हूं। मुझे तो आपके पास ज्ञान देना है सब्जेक्टिव, और ना कोई मैं बाबा हूं, ना कोई बाबा हूं मैं। मेरा क्या है? मैंने जिस धर्म में जन्म लिया, उस धर्म में हमको विश्वास करना है, उस धर्म को पालन करना है, उस धर्म की पूजा पद्धति को अपनाना है, और उसी धर्म के साथ जो अंतिम क्रिया होती है, मेरा अंतिम क्रिया तो मैं नहीं करूंगा, वो लोग करेंगे जो मेरे बात के हैं। मेरा जन्म हुआ, वो भी मैंने, जो पद्धति हुई मैंने नहीं किया, तो जो लोग करते हैं वही हमने सीखा। इस्लाम में है, कोई दफन होगा, कोई जलेगा, यही होता है ना ज्यादा से ज्यादा। तो किसी के धर्म को परिवर्तित करोगे तो गुस्सा तो आएगा। आज जब गुस्सा आ रहा, तो पहले गुस्सा नहीं आता। धर्म के नाम पे पूरा दुनिया सेंसिटिव है, और आज के डेट में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? धार्मिक लड़ाई। तो ये था एक झारखंड में एक कारण था, इसमें हम देख रहे हैं जो औपनिवेशिक काल में क्या क्या किया गया। एक चीज और देखिएगा, मैंने बोला इन्होंने दिकुओं का प्रवेश कर दिया, अब दिकुओं ने जमकर शोषण करना शुरू किया, जमकर लूटपाट सब कुछ दिकुओं ने शुरू कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे झारखंड के लोगों को, गरीब हो गए। कई लोगों को यहां से हटा करके चाय बागान ले जाया गया, चाय बागानों में इनसे खेती कराई जा रही थी, समझिएगा। कई लोगों को अफ्रीका ले जाया गया माइंस में काम करने के लिए। जब इन लोग को अफ्रीका ले जाया गया, चाय बागान ले जाया गया, तो बताइए क्या ये लोग कुछ कर सकते हैं? वापस आए तो इनका अपना पहचान खो गया, अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। आप अपना गांव घर छोड़ करके कहीं बस जाइए ना, 30-40 साल, 50 साल, पता चलेगा आपके घर जमीन पे कोई और घर बना के रह रहा, और आपसे पूछेगा हु आर यू, आपका जमीन, और आपसे पूछा जा रहा हु आर यू, तब कैसा लगेगा? इसलिए बीच बीच में गांव जाते रहना, जमीनों में देखते रहना,
ना तो ऐसा ना हो कि हुआरी हो जाए वहां पे आप, है ना, गांव सबका, है ना। अच्छा, गांव में रहते हैं, चलिए। जैसे होते हैं कई लोग, आपका मूल यहीं पे है, कहाँ गांव है, ये दिक्कू है, ये दिक्कू है। जरूरी नहीं है कि छपरा कोई बात नहीं। भोजपुरी आता है, भोजपुरी आता है। आपका गांव कहाँ, गया, चलिए। आपका तो लोकल, आपका लोकल सूरज, सूरज, अच्छा, शशांक, बलिया। देखिए, छपरा, बलिया, गया, इस सब का विकास हो रहा था, झारखंड का विकास नहीं हो रहा था। माइंड नहीं करना है, हमको पढ़ाना है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसे। आपको यही लिखना है क्योंकि अब जेपीएससी पढ़ रहे हैं ना, मेरा मजबूरी है इसको पढ़ाना, माइंड नहीं करना है, ठीक है। घर जाके बोलना कि सर हम लोग को बुरा बोल रहे थे कि दिक्कू ऐसे था, दिक्कू ऐसे था। अरे जो किए हो वही ना बोल रहा हूं, जो किए हो वही ना बोल रहा हूं, नहीं करते तो क्यों बोलता, ठीक है। चलिए, हो सकता है मैं ही दिक्कू हूं, क्या चतरा, अच्छा हम सदान है, चलिए ठीक है। मैं मूल झारखंडी हूँ, मैं सदान हूँ, ठीक है। और हमारा धनबाद से नहीं हूँ, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से, मूल झारखंडी हूँ, और 32 के खतियानी भी हूँ। तो उससे उससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़े 32 लागू कर दे रहे। चलिए देखिएगा थोड़ा सा। अब 10 लाख से अधिक लोगों को ये लोग चाय बागान भेज दिया, जो बात कर रहा था, अफ्रीका भेज दिया। जब वापस आए इनका घर जमीन था ही, इनको तो गुस्सा आएगा ना, काम करने के लिए भेजा और पीछे से क्या किया, हमारे जमीन को हड़प लिया। तो औपनिवेशिक काल में इनका खूब शोषण हुआ, धार्मिक, राजनीतिक, इनका मर्यादा को छीन लिया गया। साथ ही औपनिवेशिक काल में जो दिक्कू लोग आ रहे थे बाहर से, वो जो दिक्कू लोग आए थे बाहर से, वो लोगों ने क्या किया, झारखंड की अस्मिता, आपने पढ़ा था, कई गांव में महिलाओं को उठा के ले गए, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, ये सब चीजें, और लोगों को मन में क्या कर रहा था, घृणा उत्पन्न कर रहा था, लोग और गुस्सा हो रहे थे सब चीज से। तो ये एक औपनिवेशिक काल ने क्या किया, पूरी तरह से चीजों को तोड़ दिया। एक समझ में आया औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, ये तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे सारी चीजों को। दूसरा क्या है, राजनीतिक उपेक्षा, पॉलिटिकल उपेक्षा की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, मैंने शुरुआत में बताया था कि 1937 में जो बिहार था हमारा, बिहार तो 1912 में बन गया था, और जो बिहार था थोड़ा देख लीजिएगा, ये मान के चलिए अगर बिहार है पूरा, ये समझिएगा, ये हो गया बिहार, ये क्या हो गया, झारखंड, समझने के लिए। और जो मान के लिए ये पटना है, पटना क्या थी, राजधानी थी। और ये मैं बात कर रहा हूं 1937 का। तो पूरे भारत में 1937 में एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करता है, मुस्लिम लीग भी करता है। मुस्लिम लीग को यह वहम था कि मैं सीट जीतूंगा और मैं आगे निकलूंगा, लेकिन जितने भी बड़े प्रांत थे, जैसे संयुक्त प्रांत हो, बिहार हो, मुंबई का प्रांत हो, एक बंगाल प्रांत छोड़ करके और असम को छोड़ करके, सारे प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बना लिया। गांधी जी की कांग्रेस, या कहे सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस, उस समय सुभाष चंद्र बोस भी थे, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस, इन्होंने पूरे उसी में बिहार में 1947 में कृष्ण सिंह एक व्यक्ति हैं, ये बिहार के क्या हैं, पहले सीएम, ये मुख्यमंत्री बने। तो मंत्रिमंडल जो बना, तो इस मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री बने वो मंत्री किस साइड के थे, सब इस एरिया के थे, इस एरिया से एक भी नहीं थे। यानी आप कह सकते हैं इनका क्या हुआ, राजनीतिक उपेक्षा हुआ। अब केंद्र कौन बन गया, पटना। अभी क्या होता है ना, जैसे झारखंड में मंत्री पद ऐसे नहीं दिया जाता किसी को, हर क्षेत्र से एक मंत्री बनता है, और क्षेत्र छोड़ दीजिए, हर जाति से मंत्री पद दिया जाता है। मंत्री पद जाति के अनुसार बांटा जा रहा है झारखंड में या अन्य स्टेट में। अब देख लीजिएगा, महतो मंत्री है कि नहीं झारखंड में, है ना, महतो मंत्री कौन है,
अच्छा बेबी देवी, चलिए जगन्नाथ महतो की वाइफ। आप पूरा एक बार आप पूरा चार्ट खोल के देखिए मंत्री पद का, हर जाति को मंत्री पद मिला हुआ है अपने जाति का आगे बढ़ाने के लिए। वो वोट बैंक की राजनीति है। आप देख लीजिए एक मंत्री और मुस्लिम है ना, हफीजुल हसन कुछ नाम है उनका, वो भी मंत्री है, तो उनको मंत्री पद दे दिया गया। तो मंत्री पद बांट के दिया जाता है। तेली समाज में एक मंत्री पद दे दिया जाएगा, महतो समाज में एक दे दिया जाएगा, आदिवासी समाज में जनसंख्या ज्यादा तो 3-4 मंत्री उधर दे दिया जाएगा। इस प्रकार से बांटा जाता है। लेकिन विडंबना, धनबाद से एक भी मंत्री नहीं, पूरे धनबाद को एक मंत्री पद नहीं दिया गया इस झारखंड गवर्नमेंट में। धनबाद में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है ना, पढ़िएगा पीटी में 6 विधानसभा क्षेत्र है। आप जोड़ लीजिए, धनबाद 1, गिरिडीह 2, टुंडी 3, सिंदरी 4, निरसा 5, झरिया 6। बगमारा जोड़ लिए, नहीं झरिया अलग है। पूर्णिमा सिंह, धनबाद राज सिन्हा, बगमारा डुल्लू महतो, निरसा अपर्णा सेन।